आज का विषय है, जो मुख्य वक्ता हैं श्रीमान भजन लाल जी गुप्ता, जो हमारे बीच कॉन्सेप्ट ऑफ मंगलम एक हमारे बीच रखेंगे। वो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। देश के अग्रणी अर्थशास्त्रियों में उनकी गणना होती है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ मंगलम उन्होंने दिया है, इस समय जो देश और विदेश में कॉन्सेप्ट की चर्चा हो रही है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर आपने एक रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया है दिल्ली के अंदर। आपका पूरा जीवन जो है सामाजिक कार्यों को समर्पित रहा है। तो मेरा निवेदन है कि वो आप लोगों के बीच अपना विषय रखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मंगलम। आदरणीय भजन लाल जी गुप्ता। इस सत्र के सम्माननीय अध्यक्ष सरदार चिरंजीव सिंह जी, इस शिविर के माननीय शिविराधिकारी पाठक जी और देश के प्रशासनिक सेवाओं के लिए जाने के लिए तैयार बैठे बहनों और भाई, आज के कोई 3.5-4 वर्ष पहले की घटना का एक वर्णन करा रहा हूं मैं आपको। हम लोगों ने एक दिन अचानक सब न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज पढ़ी कि दुनिया का जो सबसे समृद्ध देश अपने को कहता था इकोनॉमिकली, ऐसा अमेरिका की ओर से एक संकट आ गए और उसको कई नामों से कहा जाने लगा। किसी ने कहा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, एक वैश्विक वित्तीय संकट आ गया है। किसी ने उसके लिए टर्म प्रयोग किया है ग्लोबल रिसेशन है, महामंदी का दौर आ गया है, वैश्विक मंदी। एक और शब्द आप लोगों ने उन दिनों में अखबार में पढ़ा होगा, मेल्ट डाउन हो गया। तो अपनी तो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के पड़ोस में कश्मीर वैली भी है और हिमाचल भी। अभी तक तो साधारण तौर से लोग ये मानते थे मेल्ट डाउन ग्लेशियर्स का होता है। ये कौन सा मेल्ट डाउन हो गया? तो इकोनॉमीज का भी मेल्ट डाउन होता है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज पिघलने लगती है, कमजोर पड़ जाती है, सुस्त हो जाती है, तो ऐसा इकोनॉमिक स्फीयर का एक मेल्ट डाउन हो गया। तो बड़ा आश्चर्य हो गया सब पढ़ने लिखने वाले लोगों को, समझदार लोगों को, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पॉलिसीज बनाने वाले लोगों को, दुनिया के तमाम लोगों को। ऐसा दुनिया का जो इकोनॉमिकली अपने आप को रोल मॉडल कहता था, उस देश में ये सारा इतना महासंकट क्यों आ गया? तो जैसे कोई अचानक बीमार पड़ जाए, हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी जिसके बीमार पड़ने की कोई संभावना ही नहीं होती, ऐसा जब बीमार पड़ जाए और महाबीमारी से ग्रस्त हो जाए, तो लोग पूछते अरे भैया क्या हो गया तुमको? तो ऐसा ही अमेरिका के लोगों को पूछा व्हाट इज हैपन विद योर इकोनॉमी? तो जो पहला एक्सप्लेनेशन आया उस समय पर समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, नथिंग इज हैपन, इट इज ए mere failure of our some banking and financial institutions। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना और लोग मोबाइल करके पूछे भैया क्या हो रहा? कुछ नहीं है, मैं चुस्त हूं, दुरुस्त हूं, छोटा मोटा खरोच आया है। तो ऐसा ही उन्होंने क्या एक्सप्रेशन दिया, इट इज ए mere failure of some banking and financial institution। क्योंकि जो फेलियर प्रारंभ हुआ था वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से प्रारंभ हुआ था, उनके बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए थे सारे। तो एक अगला सवाल खड़ा हुआ समझदार लोगों की तरफ से कि आपके यहां कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म था कि नहीं था? जैसे हमारे अपने देश में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है। कोई छोटा मोटा अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में गड़बड़ होने लगती है तो आरबीआई तुरंत उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो आपके देश में कोई था नहीं, उनके देश में भी उसको फेडरल रिजर्व कहती है। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, ऐसा अमेरिकन इकोनॉमी में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने वाली एजेंसी का नाम है फेडरल रिजर्व। फिर
शेयर मार्केट उनका धराशायी हो गया। तो अपने यहाँ पर शेयर मार्केट्स के अपहीवल्स को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए जो एजेंसी काम करती है उसको सेबी बोलते हैं। तो आपके यहाँ पर भी कोई एजेंसी थी कि नहीं थी? तो उनके यहाँ पर भी उस प्रकार की एजेंसी थी। तो लोगों ने अगला सवाल खड़ा किया, आपकी इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म ने क्या किया? जैसे बॉम्बे में वो आतंकवादी घुसे आए थे ना, और उस समय पर अपनी सरकार को पूछा था ये क्या हो गया था? उन्होंने कुछ नहीं हुआ, तो केवल एक होटल में कुछ आतंकवादी घुसे आए। तो अगला सवाल अपनी सरकार को भी पूछा था, उनको कंट्रोल करने वाली कंट्रोलिंग एजेंसी क्या कर रही थी? वो थानेदार कहां थे? तो उन्होंने कहा हाँ कुछ फेलियर वो भी हुआ है हमारा। तो ऐसा ही अमेरिका के लोगों ने एक्सप्रेशन दिया, टू ए सर्टेन एक्सटेंट it was a failure of our regulatory mechanism also। ये सेकेंड एक्सप्लेनेशन आया उस समय की, याद करा रहा हूं, आप में से कुछ अखबार वगैरह पढ़ते होंगे, क्या पढ़ा होगा, ये सेकेंड एक्सप्लेनेशन है। मैं जो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन हाफ ट्रूथ है, ईमानदारी के एक्सप्लेनेशन नहीं है। It was not mere failure of banking and financial institutions, nor it was mere failure of their regulatory mechanism. It was a failure of their growth model, the total economic system. इसलिए जो बहस होना चाहिए, जो समझना चाहिए कि जिस इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं और जिसको रोल मॉडल आते हैं, उसको भारत में अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए, इस पर बहस होना चाहिए। मैं बात ये क्यों कह रहा हूं, मैं बहुत सरल शब्दों में, बहुत टेक्निकल जार्गन्स में आपको नहीं उलझाना चाहता, पर बहुत सरल ढंग से ये जो कुछ वहां इंसिडेंट हो गया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के, उसके मेन डायमेंशंस क्या थे, तो दो तीन छोटी छोटी बातें मैं कहना चाहता हूं। आप हम में से कुछ लोग अमेरिकन इकोनॉमी को पढ़ते होंगे और वहां के सब हालात को पिछले अगर 10-12 सालों का, बल्कि 15-20 सालों का अध्ययन करें तो ध्यान में क्या आता है कि वहां के बैंकों ने बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को लोन देना शुरू कर दिया, और लोन उन्होंने दिया रियल एस्टेट परचेज करने के लिए, मकान खरीदने के लिए लोन दिया। अमेरिका में कोई आदमी अगर ऐसा होता था जिसके पास मकान नहीं है, तो वहां के बैंक के लोग कहते थे अरे तुम अमेरिका में रहते हो और हमको लजा रहे हो, तुम्हारे पास मकान भी नहीं है, मकान खरीदो। तो उनका सब जेब में पैसा नहीं है, उन्होंने कहा उसकी चिंता मत करो, हम देंगे ना। तो उन्होंने मकान खरीदवा दिया। जिसके पास एक मकान था उसको कहा तुम अमेरिका की धरती पर रहते हो, तुम्हारे पास बस एक ही मकान है, अरे बदल करके रहना चाहिए ना मकान में, वहां तो हस्बैंड वाइफ बदलते हैं, तो मकान ही नहीं बदल सकते। तो उसको दूसरा मकान खरीदवा दिया और लोन दे दिया। जिसके पास 2 मकान थे उसको कहा तुम्हारे पास 2 ही मकान है क्या? वहां एक कॉन्सेप्ट है हॉलीडे होम्स का। हॉलीडे के दिनों में मटन गश्ती करने के लिए घर वालों से छुप करके किसी स्थान पर जाना, उसका नाम हॉलीडे होम्स है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास 2 ही मकान है, ये हॉलीडे होम्स नहीं है क्या? उन्होंने कहा नहीं है, तो खरीदो, पैसा नहीं हम देंगे। तो ऐसा अगर आप बैंकिंग बिहेवियर को स्टडी करेंगे अमेरिकन इकोनॉमी का पिछले 15 से 20 साल के, तो बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा उन्होंने इस प्रकार से बेहताशा लोन दे दिया। अब आप मुझे पूछेंगे साहब इसमें अपराध क्या किया? जिनके पास मकान नहीं था, मकान के लिए लोन देना कोई बुरी बात है क्या? अच्छी बात है, अच्छी बात है बराबर। पर देखिए लोन देते समय सामान्य से सामान्य समझदार आदमी क्या बात की चिंता करता है कि जिसको हम लोन दे रहे हैं उसकी पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, इसका तो ख्याल करेगा। पर अमेरिका के लोगों ने कहा कि ये तो साधारण देश के साधारण बुद्धि वाले लोग कहते हैं, हम तो असाधारण देश के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि वाले लोग हैं, इसलिए हम पेइंग कैपेसिटी का ख्याल नहीं करेंगे। और कैसे लोगों को लोन दे दिया जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी। जब ये सब बातों का खुलासा हुआ तो एक टर्म चली अखबारों में उन दिनों में, उन्होंने किनको लोन दिया उसकी टर्म चली, निंजाज को लोन दिया। ये एब्रिविएशन निंजाज किनको कहते हैं? नो इनकम, कोई इनकम ही नहीं है, पे कहां से करें? नो जॉब्स, कोई काम धंधा नहीं है,
कहां से पेमेंट करने की कैपेसिटी आएगी? नो एसेट्स, बाप दादाओं की कोई संपत्ति नहीं जिसको बेच करके चुका देंगे करीब। इससे एब्रीविएशन बन गया निंजा। इनको उन्होंने लोन दिया, और कितना लोन दिया? उस समय का जो फिगर आया 1.3 ट्रिलियन डॉलर। तो पेमेंट कर सकते थे क्या वो? पेमेंट कर ही नहीं सकते। यहीं तक नहीं रुके वो, चतुर लोग तो सब जगह होते हैं, है? और आप ऐसे चतुर लोग बनना। जैसे हमारे अपने देश में भी बैंक गांव में किसान को भैंस खरीदने के लिए लोन देता है, तो भैंस खरीद लो, तो खरीदते वरीदते नहीं है, पड़ोस की भैंस को 4 लोग बता देते हैं और इस प्रकार से लोन दे देते हैं। वहां पर भी यही हुआ, उन्होंने मकान के नाम पर लोन देकर के कंजम्पशन पर्पसेस के लिए खर्च कर दिया, तो वापिस आने की कोई संभावना ही नहीं रह गई है। इस प्रकार से वो चलता गया। एक और नया खेल हो गया। इट वॉज ए वंडर इन दी होल इकोनॉमिक स्फीयर। जब कोई किसी से लोन लेता है तो एक अंडरटेकिंग देता है, तो बैंक से जिन्होंने लोन लिया उन्होंने पेपर अंडरटेकिंग दी कि हमने आपसे इतना लोन दिया इस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम आपको रीपेमेंट करेंगे। दैट इज पेपर अंडरटेकिंग। तो ये उनका पेपर क्लेम हो गया ना। अमेरिकन इकोनॉमी के उस्तादों ने क्या काम किया, इस मियर पेपर क्लेम को शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज बना करके बेच दी। यानी जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमने ये 5% पर लोन दिया है, तो सिक्योरिटी मार्केट में पेपर क्लेम या मिलेगा ना भैया, तुम खरीद लो, हम तुमको ये 4.5% पर दे रहे हैं। तो ऐसा सिक्योरिटी मार्केट में मियर पेपर क्लेम्स इसका ट्रांसफर होता रहा और सिक्योरिटी मार्केट की बबलिंग होती रही। ऐसी सारी सिचुएशन उस सारे में से होती रही। अब मिलना कहां था? शेयर मार्केट में शेयर एक ने एक को बेच दिया, दूसरे ने दूसरे को बेच दिया, तीसरे ने तीसरे को बेच दिया। लास्ट में A to Z जब चला और रियलाइजेशन का चक्कर आया तो Z ने Y से मांगा, Y ने X से मांगा, और वो चलते चलते जब A के पास आया तो A कौन था? निंजास थे। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तुम हमारे पास तुम हो तो ले लो, तो नक्कों के पास क्या मिलेगा? तो रियलाइजेशन नहीं हुआ ना, तो बैंकों को फर्दर लोन देने की कैपेसिटी नहीं हुई। इसलिए क्या चला? देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्राइसिस आया ना, वह बैंकों के पास नहीं। लिक्विडिटी बोलते कैश को। बैंकों के पास फर्दर लोन आउट करने के लिए देयर इज नो कैश मनी। दैट वाज कॉल्ड सब प्राइम लेंडिंग। इस प्रकार का होता है। अब आप कहोगे साहब अमेरिका के लोग इतने बेवकूफ या ना समझ है क्या, ऐसे मियर पेपर क्लेम को उन्होंने खरीद लिया? अब उनकी समझदारी पर तो कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वो क्या है, पर उन्होंने कैसे खरीद लिया ये आश्चर्य का विषय है ना। तो जैसे आप कभी बाजार में कोई सामान खरीदने के लिए जाए, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स आप खरीदने के लिए जाए, तो आपको क्या पता ये ठीक है कि नहीं? तो क्या सलाह देते हैं? ISI का मार्क देख ले। एवरीबडी कैन नॉट जज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हर एक कोई जज कर सकता है क्या? तो ISI मार्क, ISI ने सर्टिफाई किया है कि इससे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, सो यू परचेज इट। आप कोई फूड प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो सलाह क्या देते हैं? एग मार्क का निशान देख लें। तो ऐसे ही वहां पर आम इन्वेस्टर को भरोसा दिलाने के लिए कि ये जो पेपर क्लेम है ये वर्थ परचेजेबल है, अमेरिका में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स पैदा हो गए। आजकल कंसल्टेंसी का जमाना है ना, और ये सारा धोखा है। तो बड़े बड़े कंसल्टेंट, और जो कंसल्टेंट कौन बड़ा माना जाता है, जितना जो ज्यादा टेक्निकल जार्गन्स में बहुत बड़े बड़े मॉडल्स बना करके जो न खुद को समझ में आता है न सामने वाले को समझ में आता है, ऐसा जो प्रस्तुत करता हो कहता वाह वाह बड़ी बात की है साहब, उस कंसल्टेंसी के चक्कर में फंस जाते हैं। तो देयर वर नंबर ऑफ कंसल्टेंट एजेंसीज, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स, दे हैव सर्टिफाइड दिस पेपर क्लेम्स, और उसके कारण से आम इन्वेस्टर ने बड़ी मात्रा में इस प्रकार से खरीद दिया, और आखिर कुल मिला करके वहां ये संकट खड़ा हो गया। और इसलिए
अमेरिकन इकोनॉमी के जो सबसे बड़े 20 बैंक थे वो एक ही झटके में धराशायी हो गए। एक सिचुएशन तो वहां पर ये खड़ी हो गई जिसके विचार करना चाहिए हमको। एक और दूसरा मामला चला अमेरिकन इकोनॉमी में। आजकल हमारे अपने देश में चीजें सस्ती हो रही है, क्या हो रही है? महंगाई हो रही है और महंगाई के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। उसमें से एक कारण फ्यूचर मार्केटिंग बता रहे हैं, वायदा कारोबार बताते हैं। वायदा कारोबार किसको कहते हैं? एक खरीदने वाला बेचने वाला कहता है 3 महीने बाद में मैंने ये कमोडिटी आपसे इस रेट पर खरीद ली। असल में कमोडिटी का एक्सचेंज नहीं होता, वायदे का एक्सचेंज होता है और 3 महीने के बाद में रेट्स में जो फर्क आता है एक दूसरे के अकाउंट पे वो ट्रांसफर हो जाता है ना। अमेरिकन इकोनॉमी में एक और इससे ज्यादा रिफाइंड किस्म का वायदों का तो रिफाइंड इकोनॉमी है ना साहब, तो वहां पर ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स बोलते हैं उसको। सरल रूप में मैं समझा रहा हूं, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स यानी जैसे आप किसी दुकान पर सौदा लेने के लिए जाए तो काउंटर पर ही चीजों का एक्सचेंज हो जाता है ना, कोई उसकी लिखत पढ़त नहीं होती। तो वहां पर उन्होंने एक किस्म की इस फॉरवर्ड ट्रेडिंग का ओवर द काउंटर डेरिवेटिव शुरू कर दिया जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है और इस प्रकार से वहां पर बहुत सारी चीजों का ओवर द काउंटर शेयर मार्केट में और बाकी तमाम चीजों का, फाइनेंशियल चीजों का ओवर द काउंटर इस प्रकार का लेन देन होता रहा। और ये लेन देन कितना होता रहा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक दूसरे को बेच देता, दूसरे तीसरे को बेच देता, तीसरे चौथे को बेच देता, इस लोभ में बेचते चले जाते, आगे जाने करके भाव बढ़ने वाला, इसी में चलता है ना ये सारा का सारा कारोबार। तो उनके जो फिगर आए उस समय पर 4 वर्षों के फिगर आए बिटवीन 2004 एंड 2008, उसमें ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स की नोशनल वैल्यू कितनी हो गई। नोशनल वैल्यू बोलते हैं, असली वैल्यू नहीं होती है, दैट इज मॉनिटरी वैल्यू, नोशनल वैल्यू होती है। जैसे ये गिलास मान लीजिए 20 रुपए का है और इसी का भाव बढ़कर के 50 रुपए हो जाए तो ये नोशनल वैल्यू बढ़ रही है ना, रियल वैल्यू तो नहीं बढ़ रही। गिलास तो देश में प्रोडक्शन होता नहीं है सारा का सारा, तो नोशनल वैल्यू बढ़कर के 4 सालों में उनकी 15 टाइम्स हो गई, 15 गुना हो गई। तो जो बबलिंग था अमेरिकन इकोनॉमी में वो दिखावा था, जैसे किसी के शरीर का मोटापन आ जाता, थुतलापन आ जाता, शरीर में ताकत नहीं रहती, ऐसा ही अमेरिकन इकोनॉमी की रियल स्ट्रेंथ नहीं थी। इट वाज ए नोशनल स्ट्रेंथ दैट वे। तो ये भी वहां पर एक खेल हो गया। एक तीसरा खेल इससे भी जोरदार हुआ, उसको टेक्निकल शब्दों में कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेपिंग। ऐसा टर्मिनोलॉजी से जो मत डरिए, ये अंग्रेजी बड़ी मिश्रों मारा है और तो ऐसा ही है ना, धोखा है ना। तो सरल शब्दों में कहना हो तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेपिंग का अर्थ क्या है? डूबते ऋणों की अदला बदली। सुना है ऐसा कभी? जिस ऋण के बारे में ये पक्का है कि ये डूबने वाला है उसको बेच दिया होगा अमेरिकन इकोनॉमी में। इसको बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेपिंग। आप कहेंगे साहब ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसे हो गया कि वो जो एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी होती है ना, और ये जुआ क्या है, लॉटरी क्या है, तो तुम्हारा भाग्य खुल जाए, भगवान शायद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो जिस ऋण के बारे में ये लगता है ये डूबने वाला था, 5% पर किसी ने दिया हुआ था, उन्होंने कहा देखो भैया तुम खरीद लो, हो सकता है ये ऋण रियलाइज हो जाए, हम तुमको ये 3% पर बेच देंगे। तो लोग में फंस गया ना आदमी, और जिसने 3% पर खरीदा उसने दूसरे को कहा भैया तू 2% पर खरीद ले इसको, और ऐसा बिकता गया। तो ऐसे डूबते ऋणों की वहां अदला बदली होती रही। और ये सब खरीदने वाले और बेचने वाले बिहेवियर किसके माध्यम से खरीदते थे? खरीदने के लिए पैसा कहाँ होता, उनकी जेब में तो कुछ पैसा होता नहीं। अमेरिका के लोगों के सब बैंकों के थ्रू बिहेवियर करते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं। तो ऐसे जो डूबते ऋणों की अदला बदली बढ़ गई और बैंकों का पास पैसा खत्म हो गया, तो फिर लिक्विडिटी का क्राइसिस खड़ा हो गया। ये तीसरा डायमेंशन है जिसको हमको समझना चाहिए।
एक चौथा डायमेंशन और कह करके विषय को आगे बढ़ाऊंगा। एक हमारे यहां इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल ही हो गया है एक तरह से, खूब खर्च करो, स्पेंड मोर। जितना खर्च करोगे तुम तो मार्केट में डिमांड ज्यादा पैदा होगी, और डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो इनकम भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और देश ग्रो करेगा, है? ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। एक खास तरह का सिंप्लीफाइड फॉर्मूले का। तो अमेरिका के लोगों ने खूब खाते, खाने में बहुत जबरदस्त है उनका कंजम्पशन है। ऑन एन एवरेज अमेरिकन इकोनॉमी में एक आदमी का कंजम्पशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य सबसे खराब होता है। तो कंजम्पशन ज्यादा बढ़ा है, हम लोग ओवर कंजम्पशन किया। हमारे यहां तो क्या कहते हैं कि देखो भैया, इनकम के हिसाब से खर्च करना चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्ग यही सलाह देते हैं। और कोई आप जैसा नौजवान अगर अपने किसी को फ्रेंड तो तरह के होते हैं, बताने की जरूरत नहीं, उसको लेकर के ज्यादा खर्च करने लग जाए तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, तेरा अकल खराब हो गया, अरे सोच समझ करके खर्च किया करें। तेते पांव पसारिए जेती लागी सो। हाँ, हमारे देश में भी कभी प्राचीन समय में डिविएशन आया था इस प्रिंसिपल से। एक हमारे देश में उसको ऋषि का दर्जा ही दिया, हम तो सबको ही ऋषि कह देते हैं, क्योंकि अपने देश में जो पैदा होता है वो देव ही पैदा होता है या ऋषि ही पैदा होता है, राक्षस तो वहां पैदा होते हैं। तो एक चारवाक नाम के हुए ना, उन्होंने प्रिंसिपल ये दी था, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, खूब खाओ और तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो उधार लो और खाए चले जाओ। ये ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। और थोड़े दिनों में भारत के लोगों ने चारवाक की फिलॉसफी को रिजेक्ट कर दिया, तो बेचारा निराश हो गया, हताश हो गया, तो अमेरिका चला गया। हताश निराश लोग कहां जाते हैं? यहां कोई उसको शिष्य नहीं मिले थे, अमेरिका में उसको उसके पट्टे शिष्य मिल गए। जो होल इकोनॉमिक बिहेवियर इन अमेरिका इज बेस्ड ऑन दिस चारवाक फिलॉसफी। इसी साल की इनकम को नहीं खाते हैं वो, आने वाले 5-7 सालों में जो इनकम मिलने वाली है उसको आज ही खा जाते हैं। तो होल अमेरिकन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन क्रेडिट कार्ड, इसलिए क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी बोलते हैं ना। क्रेडिट कार्ड कितने होंगे अमेरिका में, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। अमेरिका में मोटा मोटा जो हिसाब लगाया गया कुल मिलाकर के हाउस होल्ड कितने हैं? हाउस होल्ड किसको कहते हैं वहां? एनी 2 पर्सन लिविंग टुगेदर इज टर्म एज हाउस होल्ड। कोई भी 2 आदमी साथ साथ रहते हो, हस्बैंड वाइफ होना जरूरी नहीं है, वो तो होते ही कम है। एनी 2 पर्सन लिविंग टुगेदर इज टर्म एज हाउस होल्ड। ऐसे हाउस होल्ड की संख्या अमेरिका में कितनी? 11 करोड़, 11 करोड़। इन 11 करोड़ के पास में क्रेडिट कार्ड कितने होंगे आप कल्पना कर सकते हैं? 120 करोड़ क्रेडिट कार्ड, 120 करोड़ क्रेडिट कार्ड। तो क्या बनेगा उस अमेरिकन इकोनॉमी का? यू कैन जस्ट इमेजिन। छोटा बच्चा नर्सरी में पढ़ने वाला वो ही बिकम्स एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड। कब बन जाता है? बच्चा जब स्कूल में जाता है तो मास्टर जी सबसे पहले उसको फोन करना सिखाते हैं। कहां? पुलिस स्टेशन पर, 100 नंबर। क्योंकि घर में माँ बाप मारे और स्कूल में अगर टीचर डांटे तो 100 नंबर पर फोन करके बुला लो। तो वो 100 नंबर पर फोन करना और उसको आ गया तो घर आकर कहता है, पापा नाउ आई हैव बिकम एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड। ये उसके एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो एवरीबॉडी, एवरी चाइल्ड हैज ए क्रेडिट कार्ड इन इकोनॉमी। तो इतनी बड़ी मात्रा में क्रेडिट कार्ड होने के कारण से बहुत बड़ी मात्रा में खर्च करते हैं। सेविंग का कोई हिसाब नहीं है, बचत करने को तो अच्छा मानते ही नहीं है। तो नो सेविंग कुल मिलाकर के देखो, आदमी सेविंग क्यों करता है?
सेविंग फैमिली अफेक्शन के कारण से करता है। फैमिली जैसी ही नहीं है तो अफेक्शन किससे करोगे? वहां तो अफेक्शन बार बार भी बदलते रहते हैं ना। तो कुल मिलाकर के जो सेविंग के लिए इंसेंटिव, सेविंग के लिए माहौल चाहिए, सेविंग की जो फिलॉसफी चाहिए, न ऑन प्रिंसिपल्स है न सोशल जस्टिस है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से वहां की तमाम स्थितियों में ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। मैंने ये सब आपके सामने इसलिए रखा कि आजकल के पढ़े लिखे नौजवान को ये जो बाहर की इकोनॉमीज बड़ी चार्मफुल इकोनॉमीज लगती है और उस झांसे में फंस रहे हैं दुनिया। उस झांसे में फंसने के कारण से वो तो मर ही रहे हैं, हम तो डूबे के सनम क्या है। हाँ? तो ऐसा ही हो रहा है ना कुल मिलाकर के सारा ग्लोबल क्राइसिस खड़ा हो गया। Who has initiated this crisis? Who is the culprit of this crisis? कब विचार करना पड़ेगा ना, समझदार लोगों को सोचना पड़ेगा ना। इसलिए मैं ये रख रहा हूँ आजकल यंगस्टर्स के सामने विषय कि जिस विषय पर विचार करना चाहिए ईमानदारी के साथ में, जिस ग्रोथ मॉडल, जिस इकोनॉमिक मॉडल को लेकर के हम चल रहे हैं उसको इमिटेट कर रहे हैं, वो न देश का भला करने वाला है न दुनिया का भला करने वाला है। इसलिए आगे बहस होना चाहिए कि कौन सा ग्रोथ मॉडल चाहिए। उसी के आधार पर किसी देश की प्लानिंग बनती है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है, वो बनती है। दुर्भाग्य से कुल मिलाकर हम लोगों ने भी आजादी के बाद में उसी मॉडल को इमिटेट किया। अपनी जो सेकंड फाइव प्लान आई, वो सेकंड फाइव प्लान में जो नेहरू मेलानोबिस मॉडल जिसकी बड़ी चर्चा हुई, पीसी मेलानोबिस उस समय पर प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे और बीइंग प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता है। तो जो इकोनॉमिक मॉडल हमने स्वीकार किया उसको नेहरू मेलानोबिस मॉडल कहते हैं, व्हिच इज कंप्लीट इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल, उसी का इमिटेशन। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं विषय इसलिए कि ये जो वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल है इट्स ए डिफेक्टिव वन, ये काम का नहीं। इसलिए हमको नए ढंग से सोचना पड़ेगा, आप जैसे नौजवानों को नए ढंग से सोचना पड़ेगा। मैं जब ये बात बोलता हूं तो क्यों बोलता हूं, तो उसको भी जरा थोड़ा सा संक्षेप में रखना चाहता हूं कि वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल कैसे डिजास्टर्स मॉडल है। क्या है वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल? तो वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल में 4-5 बातें बड़ी महत्व की है। पहली बात, जब कभी भी आप डेवलपमेंट मॉडल भेजते हैं तो आपको डिफाइन करना पड़ता है व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, बताना पड़ेगा ना। आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को जो डिफाइन किया जाता है, आजकल मैं भी इतने वर्षों तक मुझे परिचय में बताया गया, अर्थशास्त्र पढ़ाता रहा, पर मैं आजकल जाकर के कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आजकल कन्फेशनल स्टेटमेंट बड़े चल रहे हैं, वो तो जोर दबाव से लिए जा रहे हैं, पर मैं सत्य का कंसेंस है। मैं अर्थशास्त्र के नाम पर अनर्थशास्त्र पढ़ाता रहा, तो अब सही मायने में कुछ सोचने समझने का प्रयत्न प्रारंभ किया है। तो डिफाइन कैसे करते हैं डेवलपमेंट मॉडल में इसको? डेवलपमेंट मीन्स राइज इन पर कैपिटा रियल जीडीपी। आप में से कुछ लोग इकोनॉमिक्स के छात्र बैठे हुए ना ग्रेजुएशन में, कितने लोग हैं जरा हाथ खड़ा करें। इकोनॉमिक्स को पढ़ने का चीज थोड़ी, साइंस के सुपर ये सुना होगा ना, जीडीपी का नाम तो सुना होगा, इस बुक का नाम सुना है ना सबने। हाँ? जो जनरल स्टडीज की परीक्षा देनी पड़ती है उसमें इकोनॉमी का एक हिस्सा पास करना पड़ता है, सब पढ़े हुए सब पढ़ेगा। तो डिफाइन कैसा किया? किसी देश में अगर पर कैपिटा रियल जीडीपी बढ़ जाती है तो वो देश विकसित देश कहलाता है, जिसकी पर कैपिटा रियल जीडीपी कम रहती है तो वो अविकसित रहता। दुनिया के देशों को इसी आधार पर कई भागों में बांटा हुआ है ना। कुछ को कहा ये डेवलप कंट्रीज है, कुछ को कहा ये डेवलपिंग है, बीच के से बेचारे नहीं इधर है ना उधर, और फिर कहा ये अनडेवलप्ड है। और एक चौथी कैटेगरी भी कभी बनाई थी, मोस्ट अनडेवलप्ड, भाग्य से अपन उसी में थे। तो ऐसा ये किस बेसिस पर बनाई? पर कैपिटा जीडीपी के आधार पर बनाई। अभी जो जीडीपी का मेजर आपने या डिफाइन करने के लिए जीडीपी आपने लिया है, मैं जो बात आजकल कह रहा हूं ये इट इज ए मिसनॉमर। ये मेजरमेंट ही आपका गलत है। कैसे गलत है? जीडीपी किसको कहते हैं?
किसी देश की जीडीपी का जब एस्टिमेशन करते हैं तो किस आधार पर एस्टिमेट करते हैं? जीडीपी इज दी सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर। इसको एक साल में एक देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके बाजार मूल्यों को जोड़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। जनसंख्या का भाग दे देंगे तो दैट कम्स एज पर कैपिटा जीडीपी। अब देखिए कैसा मजाक है, ये जो जीडीपी का एस्टिमेशन इस ढंग से करना है ये कैसे गलत है, दो तीन सरल उदाहरण से समझाता हूं मैं। मान लीजिए किसी घर में एक मेड सर्वेंट काम करती है, महिला नौकरानी काम करती है। अब मेड सर्वेंट क्या काम करती है? घर की सफाई करने का, बर्तन साफ करने का, कपड़े धोने का, खाना वाना बनाकर खिलाने का, बच्चों का लालन, ये मेड सर्वेंट का काम। शी इज प्रोड्यूसिंग दी सर्विस प्रोड्यूस किया ना उसने, उसके बदले में और वो जो लैंडलॉर्ड है उसको कोई तनख्वाह देता है, मान लीजिए 5,000 रुपए महीना देता है, तो उसकी सर्विस की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 5,000 रुपए। दैट विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। मान लीजिए पर एक आध साल किसी परिवार में रहते रहते उस मेड सर्वेंट का घर वाले से प्यार हो जाए और दोनों का विवाह हो जाए, तब नौकरानी से क्या बन गई? हो मालकिन बन गई। काम अभी भी वही कर रही है, घर का सारा काम अधिक प्यार से अधिक श्रद्धा से कर रही, पर घर वाला घरवाली को तनख्वाह, तो जीडीपी। हमारे अपने देश में तो ज्यादातर काम परिवारों में माताएं बहनें और गृहिणियां करती हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग दी सर्विसेज, पर मार्केट वैल्यू में नहीं जाती, इसकी जीडीपी कम हो गई। मेरे परिचय में बताया गया कि मैं अध्यापक रहा हूं अर्थशास्त्र का। मान लीजिए मैं अपने बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ाता, पढ़ाया नहीं मैंने, क्योंकि उसने भी आपकी तरह ही इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया नालायक। मैंने क्या इकोनॉमिक्स पढ़ो भाई, तो पर मैं उससे ट्यूशन चार्ज नहीं करता, ट्यूशन फीस पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने की सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं, पर ट्यूशन फीस नहीं ले रहा अपने बेटे से, तो जीडीपी कम हो गई। दो हम टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तू मेरे बच्चे को पढ़ाया कर, मैं तेरे बच्चे को पढ़ाया करेंगे और एक दूसरे से ट्यूशन फीस लिया करेंगे, तो जीडीपी। अपने अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो जीडीपी कम, और एक दूसरे के बच्चे को पढ़ा करके अगर हम चार्ज करते हैं तो जीडीपी बढ़ जाएगी। आप कई बार किचन गार्डन में छोटी मोटी सब्जियां लगा देते हैं, कोई मिर्च लगा ली, टमाटर लगा लिया, बैंगन लगा लिया, हरा धनिया लगा लिया, पुदीना लगा लिया। किचन गार्डन से डायरेक्टली आपने तोड़ा और किचन में पकाकर खा लिया, मार्केट में तो बेचने के लिए नहीं गए, तो देश की जीडीपी। और अगर आप पहले इसको मार्केट में ले जाते और वहां से दोबारा से रिव्यू परचेज करके लाते तो देश की जीडीपी। हमारे अपने देश में आप में से कुछ शायद किसान परिवार के अगर बच्चे होंगे कुछ, तो किसान जब फसल पैदा करता है तो पहले सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेता है, अपने घर में जितना लगेगा उसको अनाज वगैरह उसको रख लेता है, बचे हुए को मार्केट में बेचने के लिए ले जाता है, उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस, यानी जो सरप्लस है उसकी मार्केटिंग की है हमने। तो जीडीपी में काउंट क्या होता है? वो होगा सेल्फ कंजम्पशन, तो काउंट नहीं हुआ कुल मिलाकर के। तो आप ऐसी जीडीपी को स्वीकार करेंगे क्या? तो दैट जीडीपी इज ए मिसनोमर। इसलिए जीडीपी के आधार पर किसी देश के विकसित और अविकसित कहना ये गलत है। एक बहस चली है वैसे दुनिया भर में, इस बहस को और ज्यादा तेज अपने को करना पड़ेगा, ये पहली बात कहना चाहता हूं। इस वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल में दूसरी बात हमको क्या समझा दी, किसी भी देश की इकोनॉमिक प्लानिंग का अल्टीमेट गोल क्या होता है? तो एक लाइन बार बार में आप लोग पढ़ते होंगे, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस। यही होता है ना, कुल मिलाकर कोई भी आर्थिक नीति बनाते हैं आप, कोई भी योजना बनाते हैं तो उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है? आम आदमी के रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाना, यही शब्द प्रयोग करते हैं ना। अब ये बेचारा रहन सहन का स्तर ऊपर कब उठता है, नीचे कब रह जाता है, इसको भी समझना पड़ेगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑन व्हाट बेसिस डज इट डिपेंड, ये विचार करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो डिफाइन किया है
वो डिफाइन ऐसा किया है, इट डिपेंड्स ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। एक आदमी को कितनी वस्तुएं और सेवाएं उपभोग करने के लिए उपलब्ध है, उसके आधार पर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मापा जाएगा। जिसको ज्यादा उपलब्ध है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा माना जाएगा, जिसको कम उपलब्ध है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचा माना जाएगा। उसको बोलते हैं बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपकी टोकरी में उपभोग करने के लिए कितनी वस्तुएं और सेवाएं। मान लीजिए इस परिभाषा को स्वीकार करके एक आदमी सुबह से शाम तक ओवर कंजम्पशन करता, खूब खाता चला था, खा रहा जैसे अमेरिका के लोग खा रहे। कोई कहेगा नहीं भैया तू इतना क्यों खा रहा है, तू क्या कहे, मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए खा रहा हूं। अब कोई ओवर कंजम्पशन करेगा तो बीमार पड़ जाएगा ना, तो बीमार हो गया। बीमार हो जाने के बाद में कहां जाएगा, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर की सर्विस उसकी बास्केट में और जुड़ गई ना, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और डॉक्टर साहब क्या करेंगे, प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे, दवा लिख देंगे, तो दवा आ गई उसकी टोकरी में, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ऊंचा हो गया। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की परिभाषा है। इसके विपरीत एक आदमी संयम पूर्ण ढंग से चीजों का उपभोग करता है, जरूरत पड़ने पर ही चीजों का उपभोग करता है, इसलिए अभागा दुर्भाग्य से बीमार नहीं पड़ता। पहले ही उसकी टोकरी में वस्तुओं और सेवाएं कम थी, अब न डॉक्टर की सर्विस आई न मेडिसिन आई, तो वर्तमान परिभाषा क्या कहती है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने वाले हैं, अपने यहाँ के फिगर्स अगर आप कभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें क्या रहता है, हमारे देश में पर लैख पॉपुलेशन के पीछे कितने हॉस्पिटल बेड्स हैं, ये इंडिकेशन माना गया ना डेवलपमेंट का। यानी जितने ज्यादा हॉस्पिटल बेड हो गए उतना देश खुशहाल हो रहा है, उतना देश डेवलप हो रहा है। ये होना चाहिए क्या, तो रीथिंकिंग करना पड़ेगा आपको। इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के संबंध में भी रीथिंकिंग करना, ये दूसरी बात मैं बोल रहा हूं। तीसरी बात मैं बोल रहा हूं, ये दो बातें अगर हम स्वीकार करते हैं जो वर्तमान ग्रोथ मॉडल ने स्वीकार की है कि पर कैपिटा रियल कंजम्पशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों को बढ़ाना, तो ज्यादा उपभोग बढ़ेगा तो उसके लिए फिर उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा ना। तो सारी दुनिया में इस समय पर जोर किस बात पर है, मोर प्रोडक्शन, खूब उत्पादन। और ज्यादा उत्पादन करने के लिए दुनिया के देश जो ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, दो तरह का काम कर रहे हैं। जरा मेरी बात को गौर से सुन। जो जितना ज्यादा सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज है, रिच कंट्री है या ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है, वो क्या कर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब किसी देश का हिसाब उठा करके देख लीजिए, जो जितना ज्यादा संपन्न देश कहता है उतने प्राकृतिक साधनों का उतना ही बेरहमी से शोषण किया। तो समस्या क्या खड़ी होगी दुनिया में, कौन सी समस्या से परेशान है आप, एनवायरमेंट लॉस आ गया ना, पॉल्यूशन आ गया ना, हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट, आपका ग्रोथ मॉडल रिस्पांसिबल है। अकेली अमेरिकन इकोनॉमी 22% दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करके उसने अपना ये स्टैंडर्ड बना करके रखा है। दुनिया के सो कॉल्ड डेवलप कंट्री जिनमें 20% पॉपुलेशन रहती है, वो दुनिया के 80% नेचुरल रिसोर्सेज, 50% लैंड एरिया और 60% एनर्जी का प्रयोग करके ये सब कुछ खेल कर रहे हैं। तो दुनिया में बचा ही क्या भैया, तो पहला ये काम कर रहे हैं। दूसरा, ज्यादा उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ता है, बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण करना पड़ता है। और बड़े उद्योग किनको कहते हैं, जिसमें दो काम होते हैं, मनुष्य की बजाय मशीन का ज्यादा प्रयोग और हाथ की बजाय एनर्जी का ज्यादा प्रयोग। तो एनर्जी बेस्ड बिग इंडस्ट्रीज खड़े हो गए ना, मशीन ड्राइवन इंडस्ट्रीज खड़े हो गए ना। तो कौन से दूसरे संकट से दुनिया इस समय पर जूझ रही है, एनर्जी क्राइसिस। हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट? अरे हम तो अभी अनडेवलप्ड है, अच्छे भले एनर्जी क्राइसिस अभी भी थोड़ा जैसे जैसे डेवलप होना शुरू किया, आना शुरू हो गया ना, वहां तो संकट खड़ा हो रहा है। और दूसरी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की है ना। ओबामा क्यों दौड़ा चला है आपके पास में, तुम तो अपने देश के लोगों को तो रोजगार दे दो भैया, तुम भारत के लोगों से भीख मांग रहे हो, हमारे ऊपर कृपा करके हमारे देश के नौजवानों को रोजगार दो, यहां से लौटा। तो
कहा कि मैं 54 लाख लोगों का रोजगार लेकर के जा रहा हूं यहां से। तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस खड़ा हो रहा है। क्यों खड़ा हो रहा है? कुल मिलाकर के हमने जो वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल दिया है, ये वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल ये ठीक नहीं है। जब मैं ये बात बोलता हूं तो कहते हैं अब ज्यादा सख्त बोल रहे हैं। आदमी तो नरम दिखाई दे रहे हो पर भाषा सख्त है, ऐसा लोग कहते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं। तो मैं नहीं बोल रहा भैया, मैं ठीक ढंग से ईमानदारी से एनालिसिस करने की बात कह रहा हूं। दो सवाल है जिसके बारे में ईमानदारी से दुनिया के तमाम विद्वानों को, पॉलिसी मेकर्स को विचार करना चाहिए। पहली बात, मान लीजिए मेरे ये सब क्रिटिसिज्म बेकार है, तो एक बात जिसका जवाब देना चाहिए कि क्या वर्तमान डेवलपमेंट मॉडल जिन जिन देशों ने अपनाया है वह उन देशों में सुख लाने में समर्थ हुआ? आर दे हैप्पी पीपल? हैप्पीनेस का इंडेक्स है क्या? हैप्पीनेस ला रहा है क्या? तो एनालिसिस तो कुछ और बोलता है कि दुनिया के सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज सुख में नहीं जी रहे, उनको तो नींद भी नहीं आती। मेरे मित्र अमेरिका में चले गए, मित्र कहूंगा ना कहूंगा अलग बात है, वो तो साइकेट्रिशियन है वो, तो लौट कर आए थे, मिलने आए। मैंने कहा भैया कैसे चल रही है तुम्हारी प्रैक्टिस? उनका गजब है, रोलिंग है, बड़ा जबरदस्त प्रैक्टिस है। मैंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा अमेरिका में लगभग 1/3 लोग वो साइकेट्रिक पेशेंट है, विक्षिप्त है, अर्ध विक्षिप्त है। तो इज देयर एनी पॉजिटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस? दुनिया की तमाम स्टडीज बोलती है देयर इज नो सच पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जैसे जैसे धन बढ़ेगा सुख बढ़ेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये पहला सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल मैं कहता हूं, कुछ लोग कहेंगे साहब सुख तो मन की कल्पना है, आप सुख के चक्कर में क्यों डालते हो? आप जिसको सुख मानते हैं दूसरा नहीं मानते। कोई मानता है कि बोतल में सुख है, बोतल भी अलग अलग तरह की होती है। अब ये तो एक साइकोलॉजिकल मामला है ना, सुख इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट वे है ना। वन में फील हैप्पीनेस इन वन डायरेक्शन एंड अदर में फील अनदर। तो आप ये सुख के इससे बड़ा वेग है, ये महात्माओं का टर्म है। तो दूसरी बात में दूसरा सवाल खड़ा करता हूं, मान लीजिए इस ग्रोथ मॉडल को अपना ले, तो क्या ये दुनिया के तमाम देशों के तमाम लोगों के लिए वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है जो अमेरिका को प्राप्त है? इज इट प्रैक्टिकेबल? इज इट सस्टेनेबल? ये सवाल है। तो आप दुनिया भर के तमाम अर्थशास्त्री, तमाम विचारक, तमाम साइंटिस्ट, तमाम एनवायरमेंटलिस्ट, तमाम पॉलिसी मेकर्स इस बात पर सहमत हो रहे हैं, प्रेजेंट ग्रोथ मॉडल इज नॉट एट ऑल ए सस्टेनेबल। इसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की बात चल रही है, जब ये सस्टेनेबल ही नहीं है तो आप इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? इसको क्यों अपनाना चाहते हो? इसलिए मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। और केवल मैं खड़ा कर रहा हूं ऐसा नहीं है, अभी पिछले कुछ समय से एक रिपोर्ट प्रकाशित होने लगी है 1990 से। आप में से कुछ लोग शायद पढ़ते होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं उसको, है ना? वो हर साल प्रकाशित होती है, अलग अलग इंडिसेस को लेकर के, और दुनिया के तमाम देशों की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और उसके आधार पर उन्होंने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी डेवलप किया है। उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने इस डेवलपमेंट मॉडल को एनालाइज किया है। अब 1996 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ी, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो प्रेजेंट डेवलपमेंट मॉडल है इसने दुनिया को क्या दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टर्म्स प्रयोग की है। पहला कहा इन्होंने जॉबलेस ग्रोथ दिया, रोजगार विहीन विकास दिया। ग्रोथ तो हुआ है हमारे अपने देश में भी, सरदार सिंह, मनमोहन सिंह, चिरंजीवी सिंह जी नहीं, मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं, 8%, 9% का ग्रोथ रेट हो रहा है। अरे ग्रोथ रेट तो हो रहा है भले आदमी, पर नौजवानों का रोजगार का क्या हो रहा है? तो किस फेज में दुनिया गुजर रही है? दिस इज द पीरियड ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है परंतु रोजगार घट रहे, रोजगार के अवसर। ये पहला बात कही उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि जो विकास है सो कॉल्ड ग्रोथ हुई होगी, थोड़ी बहुत मात्रा में विकास भी हुआ, परंतु इसके लिए उन्होंने टर्म प्रयोग किया ये मर्सीलेस डेवलपमेंट। मर्सीलेस, निष्ठुर विकास।
कोई दया नहीं है। दया तो सामान्य आदमी पर, आम आदमी पर होती है ना। सबसे ज्यादा इसमें पिस कौन रहा है? आम आदमी पिस रहा है। राडिया जैसी तो गुलछटे उड़ा रही है। पिस कौन रहा? आम आदमी पिस रहा है। तो ये कैसा विकास है? उन्होंने कहा ये मर्सीलेस डेवलपमेंट। तीसरा उन्होंने कहा ये वॉइसलेस डेवलपमेंट है, वॉइसलेस, मूक विकास। देखो वेस्ट बंगाल में वो सिंगूर वगैरह में क्या हुआ था? लोगों के जमीनें छीन ली थी ना, वो बेचारे प्रदर्शन करने के लिए आए, वो चिल्लाए कि हमारी जमीनें छिन गई है। तो वो कहा तुम्हारी ये हिम्मत, बोलते हो तो लाठी गोलियां सहनी पड़ेगी। यानी आदमी अपने दर्द को भी व्यक्त नहीं कर सकता, अपने कष्ट को भी नहीं बता सकता। तो जो इस डेवलपमेंट के प्रवाह में उजड़ जाते हैं वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो ये कैसा विकास है? उन्होंने कहा ये वॉइसलेस डेवलपमेंट है। और चौथी बात उन्होंने कहा इट्स ए रूटलेस डेवलपमेंट, जड़हीन विकास। इस विकास से लोगों को अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से, अपनी जमीन से, अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से, अपने इंडिजिनस लिविंग से लोगों को काट देते हैं, उखाड़ देते हैं। तो ये जड़हीन विकास। और अंतिम बात उन्होंने बड़ी मार्के की कह दी, ये क्या है? ये फ्यूचरलेस डेवलपमेंट। इट्स ए डेवलपमेंट व्हिच इज नो फ्यूचर। जिसका कोई भविष्य ही नहीं है, ऐसे विकास को क्या करेंगे भैया? और मैंने इसमें एक बात और जोड़ दी, ये विकास कैसा विकास है? ये संस्कारहीन विकास है। आज जो सो कॉल्ड एलीट क्लास कहते हैं आप, जिसको ज्यादा डेवलप कहेंगे ना, अपने देश का भी हिसाब कर लीजिए और दुनिया का भी हिसाब कर लीजिए। तो सो कॉल्ड जो डेवलप्ड और रिच है वो कैसे? संस्कारहीन है ना। कोई संस्कार रह गया क्या? कुछ बचा है क्या? अभी कल परसों ही आपने समाचार पत्र में पढ़ा, दो ऐसे रईसदार जो उन्होंने कार को टकराट दी और एक ने एक पर कार चढ़ा दी और उनका इरादा तो मारने का नहीं था। भैया क्या हो गया? कुल मिलाकर के देश में जिस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, मगर पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है क्या? पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है ना? धोखा आदमी कर रहा है क्या घोटाले? ये 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला जिसने किया भूखा है? ये कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला जिसने किया वो भूखा है? भूखा तो नहीं, डेवलप्ड है, रिच है। तो कुल मिलाकर विकास कैसा है? संस्कारहीन विकास। इसलिए नए सिरे से विचार करना पड़ेगा, ये बात मैं रख रहा हूं। नए सिरे से विचार करते समय दुनिया को रास्ता कौन दिखा सकता है? जंजोली की साधना सही दिखाई ना, भारत दिखाएगा। भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय वैल्यूज ऑफ लाइफ के आधार पर एक नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, नया मॉडल देना पड़ेगा। और हम दे सकते हैं, अब दुनिया मान रही है धीरे धीरे। नया कॉन्सेप्ट, नया रास्ता कोई दिखाएगा तो भारत से आएगा वो सारा का सारा। तो जब नया रास्ता दिखाने के लिए बात आई तो उसके लिए टर्म्स खोजनी पड़ती है। जब कभी भी आप कोई कॉन्सेप्चुअल फील्ड में नया ऑल्टरनेटिव देते हैं, नई थियरी प्रपोज करते हैं, नया प्रिंसिपल देते हैं, तो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी के आधार पर चर्चा होती है ना। तो अभी तक डेवलपमेंट लिटरेचर में जितने टर्म चले वो सब अधूरे हैं। पहले कभी हम प्रोग्रेस शब्द का प्रयोग करते थे, फिर ग्रोथ का किया, फिर कहा नहीं ये जजे नहीं है, डेवलपमेंट का किया, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट का किया, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ का किया, ऐसा अनेक। पर करने वाले कुछ दिनों के बाद कहते थे हम जो करना चाहते हैं हमारा ये शब्द उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा, उनके शब्दों में अधूरापन है, अकाल है। तो जब मैंने ये विचार करना शुरू किया कि दुनिया को एक नया विकल्प देना चाहिए तो शब्द क्या हो, तो मैं मां सरस्वती के पास गया। अभी जैसे अपन या बोलने से पहले भी तो मां सरस्वती के चरणों में गए ना हम लोग, तो ऐसी मां सरस्वती, ये सारी दुनिया बड़ी दुखी है, कंफ्यूज है। व्हाट टर्म शुड बी यूज्ड? टर्म को लेकर के ही कंफ्यूज है। हे मां तेरे शब्द भंडार में से कोई शब्द दे दे। तो मां बड़ी कृपालु है, दयालु है। उन्होंने कहा बेटे तू चिंता क्यों करता है, मैंने तो बहुत पहले से शब्द दिया हुआ। क्या शब्द दिया? मंगल। क्या करना चाहते हैं हम देश का और दुनिया का? मंगल करना चाहते हैं। इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगलम, ये दिया। मंगल इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। मंगल केवल पैसे से नहीं होता है, पैसा भी जरूरी होता है पर केवल पैसा नहीं चाहिए। इट्स ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। इसके विस्तार की व्याख्या है वो आगे चल करके थोड़ा सा उसके हिंट दूंगा।
तो इसलिए मैंने अपने इस नए न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट को नाम दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगल। विकास भी कहना हो तो मंगल डेवलपमेंट कहिए, मंगल का एडजेक्टिव लगाइए। मंगल शब्द मैंने क्यों कहा है? तो अगर आप अपना भारतीय साहित्य पढ़ेंगे सारा का सारा, तो बहुत बार हर जगह पर मंगल शब्द आया है। भगवान राम को जन्म देना था, क्यों लिया? विदाउट पर्पस लिया क्या? जैसे आज का बायोलॉजी वाले मानते हैं कि जन्म तो आदमी का बाई एक्सीडेंट होता है, ऐसा थोड़ा ही। हमारे तो अवतार पुरुष विजय पर्पस आते हैं ना, तो व्हाट वाज द पर्पस? तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है राम जन्म जग मंगल हेतु, ये कहा है। राम का जन्म किसके लिए? संसार का मंगल करने के लिए। हम कोई भी पूजन अर्चन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहला मंत्र पंडित जी कौन से बोलते हैं? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय समूह हरि, ऐसा बोलते हैं। तो मंगल शब्द जगह जगह पर आएंगे, विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। जैन में अगर आप जाएंगे तो जैन परंपरा में भी कोई प्रारंभ करते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गुरुदेवो गणु, ऐसा वहां पर भी। बौद्ध परंपरा में भी जाएंगे तो आशीर्वाद बौद्ध भिक्षु क्या देते हैं? भवतु मंगलम, ऐसा देते हैं कुल मिलाकर। प्रकृति को भी हमने क्या माना? मंगल स्वरूपा माना। परमात्मा को भी हमने क्या माना? विश्व मांगल्य मूर्ति, ऐसा कहा हम लोगों ने। तो कुल मिलाकर मंगल इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, और ये हमारे सारे बॉडी फैब्रिक में, सारे थॉट प्रोसेस में बड़ा व्याप्त शब्द है, इसलिए इस मंगल को मैंने इस शब्द को उठाया। अब ये मंगल के माध्यम से हम करना क्या चाहते हैं? ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगलम है या जो मंगल विकास है, तो जब कभी भी आप कोई कॉन्सेप्ट देते हैं, नया ग्रोथ मॉडल देते हैं, उसका कोई सेंट्रल डायरेक्शन होता है। आज समूची दुनिया में बहस चल रही है, ये जीडीपी बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल से सब परेशान है। मैं ही परेशान नहीं हूं, मैं तो परेशान होता ही नहीं, पर दुनिया के तमाम विचारक परेशान। इसलिए ऑल्टरनेटिव सोचना शुरू कर दिया उन्होंने। जापान के एक बड़े इकोनॉमिस्ट है शिगोरो त्सुरु, ऐसा नाम। जापान में तो ऐसे ही नाम होंगे, सुरेश महेश थोड़ी। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसको उन्होंने कहा नेट नेशनल वेलफेयर, ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। जीडीपी बेस्ड नहीं है, एक वेलफेयर के हिसाब से दुनिया का विचार करना। मैंने उसको मंगल कह दिया, उनको मंगल शब्द आता नहीं। तो वो उन्होंने कहा हमारा पड़ोस का देश है भूटान, भूटान के जो 4th किंग अभी भी जीवित है, उन्होंने एक किताब लिखी है और बड़ी बहस चलाई उन्होंने समूची दुनिया भर में। उनकी किताब को लेकर, उनके विचार को लेकर के बहस चल रही है। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को नाम दिया है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। जोर किस पर है? हैप्पीनेस पर है ना। तो पैसा ना तो हैप्पीनेस नहीं देना, विस्तार से कहा है। अभी समय नहीं है, इसलिए विस्तार में मैं नहीं जाना। मैं तो ये बताना चाहता हूँ ऑल्टरनेट पर सब कोई विचार कर रहे हैं। अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल जी कलाम बड़े साइंटिस्ट भी थे, बड़े विचारक भी थे। उन्होंने वो 2020 में देश सुपर पावर बनना चाहिए ऐसे करके किताब लिखी है ना, आपने से बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा होगा। तो उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद से मुक्त होने से कोई महीने 1.5 महीने पहले एक यंग साइंटिस्ट के सामने उनका दिया गया एक भाषण, बहुत बढ़िया भाषण, आप इंटरनेट से निकाल करके उसको जरूर पढ़िए। यंग साइंटिस्ट के सामने बोले, तो बोलते हुए उन्होंने कहा भाई इस देश को एक नई राह पकड़नी पड़ेगी और जीडीपी बेस्ड ग्रोथ मॉडल के आधार पर देश का कल्याण नहीं होने वाला, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने एक नया इंडेक्स दिया, उसको उन्होंने नाम दिया नेशनल प्रोग्रेस इंडेक्स, एनपीआई उन्होंने कहा। और एनपीआई के जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए, उसमें से एक मजेदार कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, एनपीआई की गणना करते समय भारतीय सभ्यता के विरासत से लिए गए मूल्यों को इंक्लूड करना पड़े। अब जीडीपी तो नहीं करता उसमें से, तो वो भी इस प्रकार का विचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दुनिया भर में विचार चला। अपने देश में अभी कुछ समय पहले ओबामा के बाद में एक दूसरे देश के राष्ट्रपति भी आए थे। कौन से देश के आए थे? फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी। सरकोजी दुनिया भर में किसी एक कारण से मशहूर है, वो छोड़ दीजिए। पर सरकोजी ने एक अच्छा काम भी किया।
सरकोजी को भी लगा भाई दुनिया का कल्याण हो गया तो ये जीडीपी बेस्ड ग्रोथ मॉडल नहीं चाहिए, तो नए तरह का ग्रोथ मॉडल विकसित होना चाहिए, ऐसा सरकोजी ने कहा। और उसने एक 2 मेंबर कमेटी बनाई टू सजेस्ट ए न्यू काइंड ऑफ ग्रोथ मॉडल। उसमें से एक इकोनॉमिस्ट अपने देश भारत का प्रोफेसर अमृत सेन को उन्होंने दिया और एक दूसरा प्रोफेसर सीट्स को दिया, इन दोनों पर कहा। और उनको उन्होंने कहा कि एक नए तरह का ग्रोथ मॉडल का सजेशन मैं आपकी ओर से चाहता हूं, बट इट्स टू नॉट बी बेस्ड ऑन जीडीपी, ये भारतीय परिवार व्यवस्था पर बेस्ड होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो नए ढंग से सोचने का प्रारंभ हो रहा है। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट में इसलिए कहा कि जो सुमंगलम का सेंट्रल डायरेक्शन होगा उसको नाम दिया मैंने ग्रॉस सोशल हैप्पीनेस। इट इज ए मच बिगर कॉन्सेप्ट, है ना। ये विस्तार का समय नहीं है अभी, ये जितने मैंने बताए हैं इनकी तुलना में ये बिगर बात है। इसको मैंने समग्र सामाजिक सुख, कुल मिलाकर अल्टीमेट गोल क्या है, समूचे समाज का सुख होना चाहिए। इतना महीन सूद आज का कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं काट सकती। हम 4225 काउंट का सूद काटा करते हैं, आज तो काट ही नहीं सकते इतना सूद। तो हमारी टेक्नोलॉजी नहीं रही, तो एक काम जो करना पड़ेगा वर्तमान में आप जैसे यंग लोगों को, वो है अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को रिफाइन करना, इंप्रूव करना। एज इट इज अडॉप्ट करने की बात नहीं करता, ऐसा नहीं है आज के 500 साल पहले जो कुछ था उसको एज इट इज आप इमिटेट कर लीजिए, नो। उसको वर्तमान समय के अनुसार, वर्तमान ज्ञान के अनुसार उसको पर आपकी पूंजी है उसका उपयोग तो करिए, ये काम करना पड़ेगा। और दूसरा काम करना पड़ेगा, किसी बाहर की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं, पर एक ही काम करना चाहिए, उसको देश की परिस्थितियों के अनुसार ढालना चाहिए। आपके लिए उपयोगी है जरूर लीजिए, आपके लिए अनुपयोगी तो केवल इसलिए मत लीजिए कि अमेरिका और यूरोप उसका प्रयोग कर रहा है, वहां की प्रॉब्लम्स अलग है, वहां की सिचुएशंस अलग है। आपके लिए जो जस्टिफाइबल है वो लीजिए। तो टेक्नोलॉजी को एड्रेस करते समय इस बात का विचार करना पड़ेगा, ये पहली बात कह रहा हूं मैं। बात समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण को इमिटेट नहीं किया जाता है, तो सब आप इंटेलिजेंट लोग भी जानते हैं ना, उदाहरण तो थोड़ा दे दिया जाता है। मैं अपनी बात को क्लैरिफाई करने के लिए जरा उसमें मजाक का भी इनपुट है और उसमें से कुछ सीख भी। विवेकानंद गए थे अमेरिका में, विवेकानंद जोरदार भाषण देते थे, और विवेकानंद के भाषणों को सुन करके अमेरिका के लोग बिल्कुल लट्टू हो गए, पागल हो गए, उसके पीछे पीछे घूमते थे चलते। तो एक जगह ऐसी सभा में अमेरिका में विवेकानंद भाषण दे रहे थे, एक अमेरिकन आदमी को कहा कि यह आदमी भारत से आया है, ढीला ढाला सा चौगा सा पहना हुआ है और अमेरिका के लोगों को उल्लू बना रहा है, बनाए तो उनको जो ना हो और उसके बन गया है। तो भाषण के बाद में वो खड़ा हो गया है कि विवेकानंद तुम बड़ी बड़ी बातें आत्मा की, परमात्मा की, फिलॉसफी की, दर्शन की, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मान लिया तुम इसमें आगे हो, पर एक बात तो हमारी भी मान लो, टेक्नोलॉजी में तुम हमसे पिछड़े हुए। देखो हम तो सत्य के पुजारी हैं भारत के लोग, हमको तो मानने में कभी कोई ऐतराज होता नहीं है, पर मेरे एक प्रश्न का जवाब दो, तुम्हारी अमेरिका में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है कि आप 2 बर्तन दे और स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला? और तो प्रश्न करता चक्कर खा गया, 2 बर्तनों में खाना बना के खिलाया जा सकता है क्या? अमेरिकन किचन में तो पूरा शस्त्रागार होता है। उनका इम्पॉसिबल, तुम्हारे देश में है क्या? उनका बिल्कुल हमारे देश में है। मैं मूलतः राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं विवेकानंद। तो हमारे यहाँ एक रसोई बनती है दाल बाटी, 2 ही बर्तन चाहिए, एक पतीली चाहिए दाल बनाने के लिए और एक आटा गूंदने के लिए परात चाहिए, और ऊपरों में सेक करके चकाचक दाल बाटी की रसोई बना करके खाते हैं, 2 बर्तनों में स्वादिष्ट खाना। गजब है तुम्हारा देश का। उनका गजब नहीं है, हमारे यहाँ लगातार रिसर्च होती रहती है। हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाई और वो क्या है, 1 बर्तन में स्वादिष्ट खाना, और तो बेचारा वो चक्कर खाते। अरे भाई एक पतीली खिचड़ी बनाने के लिए चाहिए ना, घी डाल करके खाइए चकाचक। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी इज ए काइंड ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप।
बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी कहलाएगी? कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट। वर्तमान टेक्नोलॉजी में ज्यादा इनपुट से ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं, तो दुनिया भर के रिसोर्सेज खा गए ना हम। इसलिए भारतीय दृष्टिकोण टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अगर अपनाएंगे तो ये पहला काम इस मंगल विकास में करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं जो बोल रहा हूं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बड़ा शोर चल रहा है आजकल सब जगह। मेरा कहना है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन नॉट सस्टेन विदाउट हैविंग सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न। वो तो आगे की बात है, पहले तुम कंजम्पशन पैटर्न के बारे में तो विचार करो। योर कंजम्पशन पैटर्न इज अनसस्टेनेबल, दैट्स व्हाई यू आर मूविंग टुवर्ड्स अनसस्टेनेबल कंजम्पशन ग्रोथ मॉडल। तो लाना चाहते हो तो कंजम्पशन पैटर्न बदलना। अब तो क्या यूज एंड थ्रो, अमेरिका और यूरोप में क्या होगा, किसी भी चीज का प्रयोग करो फेंक दो, चीज का प्रयोग करो, गिलास में पानी पिया फेंक दिया, कपड़ा पहना मटर गश्ती करने के लिए समुद्र के किनारे गए वहीं छोड़ गया है ना। ऐसा ही मियां बीबी के बारे में भी है, ये एक बार प्रयोग किया साल 2 साल छोड़ दिया, ऐसा चलता है ना चल रहा है। सारी इकोनॉमी कैसी यूज एंड थ्रो है ना, तो ढेर खड़े हो गए ना, वहां पर वेस्टेज का ढेर खड़ा हो गया ना, और रिसोर्स क्रंच की समस्या खड़ी हो गई ना कुल मिलाकर के। ये सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न है क्या भैया? सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न तो नहीं है ये सारा, तो बदलना पड़ेगा आपको सस्टेनेबल कंजम्पशन। किसी भी चीज का प्रयोग करते समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ पर क्या कहा गया? सीमित, संयमित, सदाचारी उपभोग शैली, ये 3 शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं। सीमित, लिमिटेड चाहिए आपका, अनलिमिटेड कंजम्पशन नहीं चल सकता। गांधी जी का वो कहावत है ना, आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती पर लालच की नहीं। एवरीबॉडीज नीड कैन बी फुलफिल्ड बट नॉट दिस, ऐसा कहा ना उन्होंने। तो आप सीमित और संयमित रेस्ट्रेन्ड कंजम्पशन होने चाहिए। अपनी इच्छा से स्वयं उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाइए, रेस्ट्रेन्ड कंजम्पशन होना चाहिए आपका। अनरेस्ट्रेन्ड कंजम्पशन होना नहीं चाहिए आपका, ये नुकसान करेगा, दुनिया में कर रहा है। कंज्यूमरिज्म की समस्या आगे ना देश और दुनिया में आजकल सब जगह पर। व्हाट इज कंज्यूमरिज्म? अनरेस्ट्रेन्ड कंजम्पशन पैटर्न। आपको जरूरत नहीं है तो भी चीजें खरीदने के लिए जा रहे। मेरे पड़ोसी ने बताया, मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, इसके कई घरों में खाना खाने के लिए जाता रहता हूं, आपके यहां भी आऊंगा किसी में, तो पूछता हूं कहां गए थे, तो घर की महिला दोनों हाथों में थैला उठा करके आती है। क्या करने गई? मार्केटिंग। मार्केटिंग हैज बिकम ए फैशन नाउ। क्या खरीद के लाए? साड़ियां। नहीं थी क्या? थी ढेर सारी। क्यों लाई? नए डिजाइन के। साल में एक बार नंबर नहीं आएगा। आप दुनिया के तमाम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं क्या इस कंजम्पशन पैटर्न पर चल करके? नहीं कर सकते। इसलिए सीमित, संयमित, सदाचारी उपभोग शैली अपनानी पड़ेगी। इसको भी एक उदाहरण से क्लेरिफाई करके मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूं। हमारे यहाँ की लाइफस्टाइल में ये था, हमारे यहाँ के कंजम्पशन पैटर्न में ये था। उदाहरण को फिर उदाहरण के निगाह से लीजिए, इमिटेट करने के हिसाब से मत लीजिए। हमारे यहाँ पुराने समय में लोग धोती पहना करते थे ना, आप तो आपने किसी म्यूजियम में देखी होगी उसको। तो गांव का आदमी जब शहर में आता था तो एक धोती पहनकर आता था और एक धोती कंधे पर ले आता था, जैसे मेरे यहाँ शाल डालती। तो बाजार में आता था, सामान खरीदता था, चीनी चावल वगैरह वगैरह खरीदता था ना, धोती के अलग अलग पल्लू में सामान बांध लेता था ना, पैकिंग होगी ना। कोई आपको प्लास्टिक की पैकिंग की जरूरत नहीं थी, कोई अभियान चलाने की जरूरत नहीं था, नहीं उसी में पैकेजिंग होगी। मान लीजिए देरी हो गई, कई बार गांव से रास्ता नहीं होता था जाने के लिए, रात हो गई, वहीं पर ठहरना उसको, तो किसी मंदिर और धर्मशाला में चला जाता था, अपने धोती को बिछाता था और सो जाता था। धोती ने बिछोने का काम कर दिया। थोड़ी सर्दी लगी तो धोती को ओढ़ लेता था, धोती ने ओढ़ने का काम कर दिया ना। एक गांव से दूसरे गांव में जाता था, पानी की बोतल तो होती नहीं थी उस समय पर, तो कुएं पर बाल्टी और रस्सी रखी रहती थी, कुएं पर पानी की प्यास लगी, जाता था, मान लीजिए वाटर लेवल थोड़ा नीचे आ गया है, रस्सी पूरी नहीं पड़ रही है, तो रस्सी के साथ धोती बांधी, पानी फेंक दिया, रस्सी का काम कर दिया, धोती फट गई,
गई तो तहमत बना दिया, और फट गई तो बच्चों के कपड़े बन गए, और फट गई तो गुदड़ी बन गई, गुदड़ी भी फट गई तो हमारे यहाँ राजस्थान में वो जो ये जो पुराने कपड़े के चचेरे हैं उसमें कुछ मिट्टी विट्टी मिलाकर ढूंढे बनाते हैं सामान रखने के लिए, तो बना लिया। तो कितना जबरदस्त साइकिल था हमारे यहाँ पर, कोई वेस्टेज नहीं था। तो आपको नए ढंग का, नए जमाने के हिसाब से नया कंजम्पशन पैटर्न लाना पड़ेगा, जिसके कारण से किसी भी चीज का मिसयूज ना हो, तब जाकर के आप सस्टेनेबल कंजम्पशन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैटर्न लाना पड़ेगा। ये मंगल का बाकी और चीजों को भी एड्रेस मैंने किया है, इसमें सारे में से आपने काफी कुछ सुन लिया। आप पर मुझे दया आ रही है? तो इसलिए मैं अपना यहाँ पर पूरा करता हूँ और आपको कुछ मौका देता हूँ मेरे पास प्रश्न करने का। धन्यवाद। लोगों को प्रश्न करना है। In India, it is a necessity based, but the real problem is that I think the population problem. Our population from 1951 it is from 33 crore to just now 118 crore. So for this also consumption is very necessity, and that for this purpose the food production is not also that much. Then how can we be restrain ourselves in consumption pattern of what are this? So we have to follow. Then in Indian model is on the basis जैसे काम चलाओ है, लेकिन उसको करने के लिए तो नेसेसिटी फुलफिल करने के लिए हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे प्रिंसिपल बेस्ड कर लेंगे, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है पॉपुलेशन प्रॉब्लम को उसको एड्रेस करने की कोई रखेंगे नहीं। तो इसका मतलब अगेन वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर आप मुझको ये सवाल करते तो मैं भी सबको फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करने की सलाह देता हूँ। और अब एक डिफरेंट डायमेंशन आ गया है इस समय पर, पॉपुलेशन सारी दुनिया वर्ल्ड ओवर आ गया है सारा। अभी हम उस पर बहुत ज्यादा नहीं हो पाए। To a certain extent, in India, we need restriction or restraint on population growth. That is right. But that should not be too much. अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फ्रांस के साथ आज समस्या खड़ी हो गई, जापान के साथ खड़ी हो गई, जर्मनी के साथ खड़ी हो गई, इवन चाइना इज ऑल्सो फेसिंग इट नाउ, क्यों? उनका नेगेटिव हो गया है। सोसाइटी का एग्जिस्टेंस ही खड़ा, रिप्रोडक्शन के लिए एक पर्टिकुलर मात्रा में परिवार में बच्चों का होना आवश्यक है। अमेरिकन तो एक आवश्यकता से अधिक अगर हमने 1 चाइल्ड और अपना लिया, हम दो हमारा एक, ये चल पड़ा ना, ये तो आपको आती है। हम दो हमारा एक अगर अपनाए तो कुछ समय में भारत समाप्त हो जाएगा। आप भारत की पावर क्या आ रही है, दुनिया के तमाम लोग भारत की तरफ आकर्षित क्यों? 2 कारणों से हो रहे भारत की तरफ आकर्षित। एक तो हमारा बाजार बड़ा बाजार के कारण से खाने वाले ज्यादा है, इसलिए बड़ा बाजार है। दूसरा हमारे पास में क्या है, वी हैव द लार्जेस्ट लेबर फोर्स इंक्लूडिंग टेक्निकल मैन पावर इन द होल वर्ल्ड। तो दिस इज आवर स्ट्रेंथ दैट इसलिए पॉपुलेशन के सवाल को एड्रेस करते समय दोनों प्रकार से एड्रेस करना। Population is not a great problem anymore. जी, आप स्थान रखते हो। Food inflation के लिए। हाँ, गवर्नमेंट पिछले साल भर का एनालिसिस करी, बहुत पुराना मत करी। कभी आपको आपके आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा मिला है कि एक साल में 6 बार पेट्रोल प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ जाए? नहीं हुआ। फिर ये जो कह रहे हैं कि जो प्याज को लेके, प्याज के उदाहरण से बात समझाता हूँ आपको, ये तो हर साल का फीचर है ना। एक सीजन ऐसा होता है जिसमें प्याज कम हो जाता है, हर साल का फीचर है, ये पहले से ही पता होता है सरकार को। उस समय पर मैनेजमेंट करके रखना चाहिए। उस समय पर आपने होल्डिंग करने को अलाउ क्यों किया? अब आपने छापा मारा तो क्यों कब हो गए? अब क्या आसमान से टपके है प्याज? तो ये कुल मिलाकर के मिली भगत है। तीसरा, आपने पीछे सुना होगा कि हमारी अपनी सरकार ने जिन चीजों की शॉर्टेज हमारे अपने मार्केट में थी उसी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। से फॉर एग्जांपल शुगर, वही शुगर रोगी के साथ में लाइसेंस है ना, तो शुगर रोगी को लाभ पहुंचाना चाहते हो, देश के आम आदमी के साथ क्या बनेगा? ऐसा नहीं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है विद वेस्टेड इंटरेस्ट, ये प्रॉब्लम्स है। इसलिए एक इफेक्टिव पब्लिक वॉइस आएगी, उसी में से
अब कह रहे हैं सब प्याज की फसल आ जाएगी ना तब कम हो जाएगी, उसमें तुम्हारा स्टेटमेंट देने की क्या, वो तो हो भी जाएगी, इसमें किसी के अकल क्या काम करेगी? व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी इन इट? नथिंग। सुल्तान ने किया वो सबसे पहले युद्ध में किया, क्योंकि वो तो युद्ध के क्षेत्र में ही थे, तो अपने सामने वाली सेना पर रॉकेट के आधार पर चीज को दागना, उस रूप में प्रयोग किया। वो रूडिमेंटरी स्टेज थी, पर टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी थी ना, उसको रिफाइंड स्टेज पर करना एक अलग विषय है, और टेक्नोलॉजी तो सबसे पहले इसने प्रयोग किया, ये उनका कहना। और फिर अब्दुल कलाम लंदन की लाइब्रेरी में गए, जब उनको लोगों ने यहाँ नहीं माना सीरियसली, वहां से डॉक्यूमेंट्स निकाल करके लाए, वहां के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए। तो जैसा हमारा मानस है कि कोई विदेश का उनका हाँ अब ठीक है, तो बाहर से कोई ये क्या पब्लिक पॉलिसी लेवल पे डील किया जा सकता है कि इंडिविजुअली ही कुछ कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती फ्रॉम नॉट मोरल? मैंने अपने इस डेवलपमेंट मॉडल में बहुत विस्तार के साथ इस क्या है, हमको जो नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा वो धर्मा बेस्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। और धर्म शब्द कहते हैं कुछ लोग झट बंदूक दाग देते हैं कम्युनल, तो उनको बेचारों को समझ ही नहीं। धर्म ऐसा नहीं है, धर्म किसका नाम है? धर्म ध्री धातु से बना है। और जो मैं तो इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, मैं तो कोई संस्कृत का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैंने भी जो इसका अर्थ जानने का प्रयत्न किया कि ध्री धातु का क्या है। हमारे यहाँ हर एक शब्द का अर्थ होता है, हर एक धातु का अर्थ होता है। तो ध्रेय धातु का अर्थ है पी, टू अपहोल्ड, टू सस्टेन, टू नरिश। धारण, रक्षण, पोषण, वे मर्यादाएं, वो नियम, वे कानून कायदाएं, वे जीवन मूल्य जिनके आधार पर देश और समाज का धारण, रक्षण और पोषण होता है, उसको धर्म बोलते हैं। इसी को मॉरल प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको आपने कहा। गांधी जी का एक स्टेटमेंट बड़ा मशहूर है, गांधी जी तो धर्म की बात बहुत करते थे ना, और हम इकोनॉमिक्स के लोग जब इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो पहला पाठ पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विद एथिक्स, ऐसा पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स का एथिक्स से कोई लेना देना नहीं। तो जिस इकोनॉमिक पॉलिसी का एथिक्स से और मॉरल वैल्यूज से लेना देना नहीं होगा, वो क्या करेगा? पड़ता है। तो गांधी जी ने उस जमाने में कहा था, आई डू नॉट ड्रॉ शार्प और एनी कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसा डिफाइन किया? उन्होंने कहा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, उनको पूछा, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज ए मॉरल साइंस, ये उन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर के आपको नया जो सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, उसको मॉरल प्रिंसिपल्स के आधार पर, एथिक्स के आधार पर, जिसको हमारे यहाँ धर्म का, उसके आधार पर लाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर के ये तमाम चीजें सेट होंगी। तो बराबर ठीक है जी। आप Adopting the Western culture, adopting the Western development model, is it an effect of globalization? And the second question is the relevance of Gandhian development model in the Indian context. The Western development is not the impact of globalization. Western development model को हमने since second five-year plan adopt किया हुआ है। It is because of our Western mindset, जिस ढंग से हमने नहीं सोचा। That's why we adopted. Not only we, all of the countries in the whole of the globe adopted this model. This is first thing. Globalization is the culmination of this very thought process. It leads toward that. So this is one thing. Second thing, you asked about relevance of Gandhian model. देखिए गांधी जी की किताब है जो आप इन्वेस्टर्स को जरूर पढ़ना चाहिए, और खासतौर से आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा रहे हैं। पर आजकल उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, पहले कभी हुई थी, हिंद स्वराज करके उन्होंने किताब लिखी, 1909 में लिखी। और वो जब आ रहे थे बाहर से, विदेश से, तो जहाज पर बैठे बैठे उनके दिमाग पे कुछ थॉट्स आए, उस थॉट्स को उन्होंने नोट डाउन किया था। बेसिकली वो किताब गुजराती में लिखी गई थी, बाद में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, बाद में हिंदी वगैरह बाकी भाषाओं में हिंद स्वराज लिखा। उस समय पर उन्होंने कुल मिलाकर आजाद भारत का मेरे सामने कैसा सपना है और कैसा लक्ष्य है, उसको उन्होंने डिफाइन करने का प्रयत्न किया, उसको नरेट करने का प्रयत्न किया। और वो किताब लिखने के बाद में उन्होंने नेहरू जी को भेज दी कि महाराज पढ़ लो, तुम्हारे हाथ में आने वाला है जो कुछ भी शासन है।
नेहरू जी ने कहाँ पढ़ना था? बाद में कुछ दिनों के बाद में गांधी जी ने एक चिट्ठी की नेहरू जी को, उस समय पर अब आजादी मिलने वाली है, ये आजादी से कुछ समय पहले की बात है, आजादी मिलने वाली है, तो भारत का नक्शा कैसा होना चाहिए और भारत किस दिशा में चलना चाहिए, उसको मैंने कुछ बातें उस हिंद स्वराज में मैंने व्यक्त की थी। मेरी इच्छा है कि एक बार मैं और आप दोनों मिलकर उस पर विस्तृत चर्चा करें। ये तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, दैट इज अवेलेबल इन दी आर्काइव। तो नेहरू जी ने जवाब दिया, भाई आपने जिस समय पर किताब भेजी थी मुझे, उस समय पर भी मैंने पन्ने पलटे थे उसके, मुझे उस समय पर भी वो रिलेवेंट नहीं लगी और अब तो कतई रिलेवेंट नहीं लग रही है। इस आधार पर देश का विकास नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके साथ बैठ करके बात करना टाइम खराब करना है, इसलिए बैठना मना कर दिया और नेहरू जी वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल की ओर चले गए। तो इसलिए बड़ी बहस चली। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन के दौरान में भी उस ग्लोबलाइजेशन अपने देश में बहुत बहस चली, नेहरू मॉडल वर्सेस गांधी मॉडल, इसकी बड़ी बहस चली और क्या करना चाहिए था वगैरह वगैरह चली। तो बहुत कुछ बातें गांधी ने जो कही थी वो काफी रेलेवेंट है। और मैंने इस मंगलम में, कोई जरूरी नहीं होता है हमारे यहाँ विचार करते समय किसी को इन टोटो फॉलो किया जाता है, मैंने बहुत सारी बातें उनसे डिफर भी किए और नए ढंग से विचार के लिए प्रस्तुत किया। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको केवल समझने के लिए। गांधी जी ने ये कहा था, हर एक गांव स्वावलंबी होना चाहिए, every village should be self-reliant and self-sufficient. In my view, today it is not practicable. आज हर एक गांव स्वावलंबी नहीं हो सकता। तो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट दिया है एक ग्राम समूह का, फैमिली ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्राम संकुल का एक कॉन्सेप्ट दिया है। हमको रीअरेंज करना पड़ेगा, रीक्लासिफाई करना पड़ेगा देश के तमाम कंट्री को, इकोनॉमी को, एक 10-10, 12-12 गांवों का एक समूह बनना पड़ेगा, जियो क्लाइमेटिक स्टडी करने के आधार पर बनाना पड़ेगा। और वो जो ग्राम संकुल होगा, ग्रुप ऑफ विलेज, वो मोर और लेस सेल्फ रिलायंट बनाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। वो भी मैं बोल रहा हूँ मोर और लेस, कंप्लीट सेल्फ रिलायंट इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो दुनिया के देशों के साथ में आपका कोई संबंध ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल नाउ। तो इसलिए अपने को वर्तमान ज्ञान के आधार पर, वर्तमान जानकारी के आधार पर, वर्तमान प्रॉब्लम्स के आधार पर उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। परंतु उनका बेसिक थॉट जो था, गांधी जी का डायरेक्शन जो था, वो रिलेवेंट है, वो बात हमने इसमें भी कही। ज्यादा प्रश्न हम नहीं ले सकते, समय ज्यादा हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन इधर से बहुत देर से हाथ उठाए थे, लेफ्ट साइड से बहुत क्वेश्चन है, राइट साइड से एक क्वेश्चन बस ले लेंगे। कल सर कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्य हुआ करते हैं देवेंद्र शर्मा, उन्होंने एक आर्टिकल लिखी थी कि इस समय विश्व में 6.5 अरब जनसंख्या के कंपैरिजन में हम 11.5 अरब जनसंख्या का उपज या खाद्यान्न चाहते हैं। इस कारण विश्व में खाद्यान्न संकट नहीं होना चाहिए था। और आज भारत के परिप्रेक्ष्य में करीब 80% जनता है, या करीब मोर देन 50% जनता ऐसी है जिनको पूर्ण पोषण नहीं मिल रहा है। तो इसका ये कारण है कि इनका जो सिस्टम है, इंडिया के गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, वो